नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। 19 अप्रैल को देश में पहले चरण का चुनाव होना है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। ये सभी 6 सीटें बेहद अहम हैं। वहीं बात करें दूसरे चरण की तो इस चरण में भी 6 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें सतना, रीवा, दमोह, होशंगाबाद, टीकमगढ़ और खजुराहो सीट शामिल है। और आज हम बात करेंगे सतना सीट की, जो कि सियासी लिहाज से बेहद अहम मानी जाती है। बताएंगे आपको सतना की जनता का मूड और जानेंगे किसने किया इस लोकसभा में कितना काम। चुनाव के दौरान भले ही ये नारे खूब सुनाई दे कि जात पात छोड़कर मतदान करें, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि पूरा चुनावी ताना बाना ही जाति के आधार पर बुना जाता है। हर सीट की अपनी अलग कहानी होती है, अपने अलग अलग जातीय गणित होते हैं और ऐसी ही सीट सतना लोकसभा सीट भी है, जो अपने जातीय समीकरणों के लिए पहचानी जाती है। लोकसभा चुनाव के लिए सतना सीट में मतदान 26 अप्रैल को होगा। उससे पहले इस सीट के लिए 3 प्रमुख दल हुंकार भर रहे हैं। अभी तक यहां कमल और पंजे को ही सीधे तौर पर आमने सामने देखा जा रहा था, लेकिन हाथी यानी बीएसपी ने नारायण त्रिपाठी को अपने कुनबे में शामिल कर बड़ा दांव चल दिया। अब सतना लोकसभा सीट का चुनाव बेहद दिलचस्प दौर में पहुंचा है। वैसे भी सतना लोकसभा सीट हमेशा से जातीय समीकरणों के लिए पहचानी जाती रही है। 2019 का लोकसभा चुनाव छोड़ दिया जाए तो यहां पर जातीय समीकरणों के चलते नेताओं की जीत हार की इबारत लिखी जाती रही है। तो चलिए अब आपको इस सीट का सियासी समीकरण बता देते हैं। सतना सीट के सियासी समीकरण की बात करते हैं तो ब्राह्मणों की संख्या 3.25 लाख से ऊपर है, क्षत्रिय 1 लाख से कुछ ऊपर है, पटेल और कुशवाहा वोटर्स की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। वहीं अनुसूचित जाति के वोटर्स की बात करते हैं तो 1,47,000 है और अनुसूचित जनजाति वोटर्स की संख्या करीब 1,37,000 है, जबकि इलाके में वैश्य 65,000 और मुस्लिम मतदाता 37,000 की संख्या में है। तो चलिए अब आपको इस सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या भी बताते हैं। सीधी में कुल वोटरों की संख्या 15,65,064 है। इसमें 8,32,396 पुरुष मतदाता है और 7,42,635 महिला मतदाता है, जबकि 33 वोट अन्य वर्ग के हैं। तो चलिए अब आपको इस सीट पर विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या रहे हैं उसकी भी जानकारी देते हैं। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में अगर बात करते हैं, लोकसभा में आने वाली 7 सीटों में से बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल करी, जबकि विंध्य की इस खास जिले में सतना से सांसद गणेश सिंह को विधायकी का चुनाव कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा ने हरा दिया था। वहीं अमरपाटन से राजेंद्र कुमार सिंह ने पार्टी की झोली में दूसरी सीट डाली थी। वहीं वोट शेयर की बात करते हैं तो 2019 का लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के गणेश सिंह को 52.87% वोट मिले और कांग्रेस के राजा राम त्रिपाठी को 32.08% वोट मिले। यही हाल 2014 के लोकसभा चुनाव में रहा, लेकिन इस बार गणेश सिंह को कड़ी टक्कर मिली है और इस साल बीजेपी 46.78% वोट हासिल कर पाई। वहीं कांग्रेस के अजय सिंह को 40.71% वोट मिले हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सीट पर कैसे ओबीसी प्रत्याशी का दबदबा कायम रहा है। बीजेपी इस सीट पर 28 साल से ओबीसी उम्मीदवार उतार रही है। वहीं कांग्रेस ने 28 साल बाद ओबीसी पर दांव लगाया है। 1991 में कांग्रेस के आखिरी सांसद अर्जुन सिंह यहां से रहे थे। और अब बात करते हैं सतना सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों के बारे में। सतना सीट में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें चित्रकूट, रैगांव, सतना, नागौद, मैहर, अगराटन और रामपुर बघेलन शामिल हैं। ये तमाम सीटें इसके अंतर्गत आती हैं। ये सतना सीट का पूरा सियासी गणित रहा है। अब आपको सुनाते हैं कि इस सीट पर एक दूसरे को टक्कर दे रहे बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बयान क्या है, जिसमें जीत की ताल दोनों ही प्रत्याशी ठोकते नजर आ रहे हैं। राम का मुद्दा नहीं बना रही। राम का मुद्दा देश की जनता का मुद्दा है और राममय पूरा देश है। और जब पूरा देश ही राममय है तो भारतीय जनता पार्टी भी उसी में है। देश का प्रधानमंत्री चुना जाना है
देश की बागडोर किसको सौंपी जानी चाहिए, देश बेहतर जानता है। मोदी जी से बेहतर कोई भी नेतृत्व नहीं है। लड़ रहे हैं, हार जीत का फैसला तो जनता करेगी। कांग्रेस के साथ हर वर्ग, हर धर्म, हर बिरादरी का आदमी हमेशा से रहा है और यहाँ भी है। जो हमारे सतना का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। यहाँ अलग अलग फील्ड में लगातार पलायन हो रहा है, चाहे वो शिक्षा का विषय हो, चाहे वो आपका स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे वो रोजगार का विषय हो। इन तीनों चीज़ों की उपलब्धता सतना में हो सकती थी, जो गणेश सिंह की लापरवाही के कारण नहीं हो पाया। और हुंकार तो दोनों ही प्रत्याशी भरते नजर आ रहे हैं, लेकिन चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाड़ी आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, बहुत स्वागत है वाड़ी जी आपका। अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है अभिनव जी आपका भी। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका भी। और प्रेरणा हमारी संवाददाता सतना से जुड़ गई है। आप सभी के पास में आऊंगी, लेकिन प्रेरणा, अगर जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश की जाए, जनता के मुद्दों को समझने की कोशिश की जाए, तो क्या है वो? बिल्कुल कीर्ति, लेकिन उससे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं। आज सतना में प्रचार का और रामनवमी दोनों का उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही इस तरह से जुलूस निकालती हुई नजर आ रही है और प्रचार प्रसार अपनी अपनी पार्टियों के लिए करते लोग नजर आ रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आंटी, आप बताइएगा, लोकसभा चुनाव में आपके क्या मुद्दे हैं? जुलूस में आए हो? जुलूस में आए हो? कैसा है ये जुलूस? अभी तो जा रहे हैं देखने। क्या विकास हुआ है क्षेत्र में? बहुत कुछ हुआ है। बहुत विकास हुआ है। सड़कें वड़कें कैसा क्या विकास हुआ है? बहुत अच्छा है, सबका लोकेशन बहुत दे रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। बन रहा है स्मार्ट सिटी सतना के लिए? हैं? बन रही है स्मार्ट सिटी? हाँ, बन रही है ना, बन रही है। चलिए और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और लोग कीर्ति हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप बताइएगा भाई साहब, आप कहाँ से? मैं सतना सतना से हैं। कैसा है सतना और कितना विकास की जरूरत है? अभी विकास की तो जरूरत है मैडम। अभी काम नहीं हुआ है क्या? काम बोलते हैं पर होता नहीं उस हिसाब से काम, जिस हिसाब से होना चाहिए। आपके सांसद जी तो 4 बार यहाँ से जीत चुके हैं। जी हाँ, और इस बार भी लगता है जीतेंगे। वोट तो उन्हीं को जाएगा, भाजपा को ही जाएगा। विकास होना हो, वोट उन्हें जाएगा। चलिए आप बताइएगा, विकास हुआ है क्या? विकास तो बहुत हुआ है और मोदी जी को फिर से आना चाहिए ताकि और विकास हो सके। अच्छा, आप बताइए। चांसेस मैं बता दूं, मेन है मुद्दा में बेरोजगारी। आज बेरोजगारी। तो आप बेरोजगार तो नहीं है? मेरे तो खुद का व्यवसाय, मेरे को टेंशन नहीं है। चलिए, तो और युवा बेरोजगार है सतना। मेन मुद्दा होता है आपकी मेन पावर क्या? मेन पावर कहलाती है आर्मी। आर्मी ने आपने जो चीज किया है उस पे मैटर है बस। आर्मी में जो नहीं था, तो आप ये आर्मी क्या बात करें, आप तो ये बेरोजगारी की बात। अरे तो नहीं, बेरोजगारी उस पे भी आता है ना। देखिए, मान लीजिए भाई के सिलेक्शन हो गया, ठीक है, 4 साल बाद भाई छूट गया, मतलब क्या हुआ? देखिए, ये कीर्ति बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि जहाँ जहाँ बेरोजगारी के मुद्दे की हमने बातचीत की है, वहाँ पर अग्निवीर योजना को लेकर भारी विरोध हमें देखने को मिला है। ये भी युवा है और इनका भी यही कहना है। हालांकि कई और ऐसे क्षेत्र हैं जिसको लेकर अब काम करने की जरूरत बताई है लोगों ने, और ये कहा है कि यहाँ पर काम करने की जरूरत है। हालांकि अब यहाँ पर स्थितियाँ क्या होती है देखना होगा, क्योंकि सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। गणेश सिंह को विधानसभा चुनाव में वो हरा चुके हैं। मुकाबला तिकोनी भी है कीर्ति, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। वो इसलिए क्योंकि बसपा से इस बार नारायण त्रिपाठी भी चुनावी मैदान में है, और अगर नारायण त्रिपाठी चुनावी मैदान में आते हैं तो क्या ब्राह्मण वोटर्स उनके ओर जाते हैं, ये जरूर देखना होगा। इसी के साथ सिद्धार्थ कुशवाहा के सामने एक चुनौती ये कि अजय सिंह राहुल, जो कि सतना और विंध्य के बड़े चेहरे माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके पक्ष में प्रचार नहीं कर रहे हैं विंध्य में। पूछेगा आप अपने मेहमानों से भी कीर्ति ये सवाल। बिल्कुल, ये सवाल मेरा जरूर रहेगा। वाड़ी आहलूवालिया जी, आपने जनता के मुद्दों को भी सुना होगा कि बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि जीत भले ही आपके सांसद रहे हो पिछले चुनावों में, लेकिन इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी रामनवमी पर हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे ही प्रभु राम का आज सूर्य तिलक हुआ है, उसी प्रकार से भारत का भी विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक महान ये जो यज्ञ चल रहा है हमारे विकास का, उसमें हम सब भागीदार हैं। और आप जो बोल रहे हैं कि युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगारी का, तो मैं पूछना चाह रही हूं कि ये आंकड़ा आपको कौन देता है?
क्योंकि अगर हम पूरे राष्ट्र का देखें तो प्रोविडेंट फंड नहीं, आंकड़े की तो बात ही नहीं है ना वाणी जी। अगर सीधे जनता ये बात कह रही है कि उनके घर में इस तरह के मुद्दे हैं, तो इसमें आंकड़ों की जरूरत कहां से पड़ जाती है? जी, एक्चुअली मिथ्या फैलाने वाले बहुत सारे मुद्दे हैं और हम तो आंकड़ों के सहारे से बात करते हैं। अब आंकड़े ये बोलते हैं कि स्किल अप्रेंटिसशिप यानी कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जो योजनाएं हैं उसमें इजाफा हुआ है, प्रोविडेंट फंड के डिपॉजिट्स में इजाफा हुआ है, जो कंपनी इंडस्ट्रीज का जो फोरम रहता है उसमें वो दिखाते हैं कि आंकड़ों में इजाफा है। तो फिर ये जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है ये केवल कुछ तथ्यों से एक मिथ्या फैलाने का एक साधन होता है। और इतना भी आपको मैं बता दूं कि लोग जातिवाद की राजनीति से बहुत हट चुके हैं और ये सब मुद्दों से बहुत हट चुके हैं। हम अब देश के बारे में लोग बात कर रहे हैं। जितनी जनता है वो केवल और केवल। तो वाणी अहलूवालिया जी, क्या आप सीधे तौर पर ये मानती है कि बेरोजगारी कोई मुद्दा बचा ही नहीं है देश में? हर किसी के पास रोजगार है, और अगर जिस तरह से जनता के बीच से ऐसे बयान निकल के सामने आते तो क्या आप उसे मिथ्या मान रही हैं? मैं बिल्कुल मिथ्या मान रही हूँ। ठीक है, अभिनव बरोलिया जी को मिथ्या ही बोलूंगी, क्योंकि अगर पीएफ प्रोविडेंट फंड ऑफ इंडिया बोलता है कि उनके डिपॉजिट्स बढ़ गए हैं, दैट मींस कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। प्रोविडेंट फंड तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों के जेब से कट के जाता है। ठीक है, अभिनव बरोलिया जी, क्या है इस पे आपका कहना? देखिए कीर्ति जी, जिस तरीके से मुझे लगता है कि करोड़ों युवा जो आज सड़कों पर रोजगार की मांग कर रहे हैं, उनकी आवाज भगवान श्री राम तक पहुंचे आज रामनवमी के दिन। मैं चाहता हूं भगवान श्री राम सद्बुद्धि दे भाजपा के नेताओं को, क्योंकि इनकी सरकारी खुद ये आंकड़े बता रही है। श्रम पोर्टल पर मध्य प्रदेश के 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। पूरे देश में करोड़ों युवा बेरोजगार है हर राज्य में। लेकिन आंखें बंद कर जिस तरीके से ये सरकार सो रही है, और इनके सो कॉल्ड प्रवक्ता जो भी हैं, ये जो बता रहे हैं कि ये कौन आंकड़े देता है, तो इनको अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहां बैठकर एक प्रतिष्ठित चैनल पर बैठकर अपनी सरकार पर सवाल खड़ा करना मतलब अज्ञानता के साथ यहां बैठकर डिबेट करना होता है। मैं इतना बताना चाहूंगा, देश की जनता, देश का युवा अब जाग चुका है। इनकी मीठी मीठी बातों में अब नहीं आएगा। 10 साल इन लोगों ने खूब छलने का काम किया, खूब छलावा किया, ठगने का काम किया, घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला करते रहे। इलेक्ट्रल बॉन्ड में जिस तरीके से पैसा आया है, इन लोगों ने बीफ बेचने वालों से चंदा लिया, जुआ सट्टा खिलाने वालों से चंदा लिया, पाकिस्तान से चंदा लिया, लगातार आप देखेंगे। लेकिन वो चंदा तो आपके खाते में भी आया ना अभिनव जी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी के पास चंदा गया, और चंदा तो सबके खाते में भी आया है, आपके खाते में भी आया है। नहीं, मैं बता रहा हूं जो रिकॉर्ड सामने आए वो इनके हैं। नहीं, अब आप बता दिए रजिस्टर्ड बेरोजगार के बारे में इनसे पूछेगा, कह रहे थे कहां से आते हैं। ठीक है, मैं उसको लेकर के सवाल पूछूंगी, लेकिन सुरेश शर्मा जी से मेरा सवाल है, अभी जिस तरह से हमने सुना वीणा जी को, उन्होंने ये कहा कि अब जातियों से बहुत ऊपर ये चुनाव उठ चुका है। अगर मैं यहाँ के समीकरण को समझना चाहूं और त्रिकोणीय मुकाबले को समझना चाहूं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, इस समय देश में जो चुनाव हो रहा है वो बहुत ही स्पष्ट चुनाव हो रहा है। कोई कितने भी बातें कर ले, कितने भी आरोप लगा दे, मुद्दों का निराकरण यदि करने की क्षमता किसी राजनेता में दिखाई देगी तो वो मोदी जी हैं या राहुल गांधी हैं, ये जनता को चयन करना होता है। जनता ये भी जानना चाहती है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा केवल हिंदू समाज की जातियों के लिए ही क्यों, इस्लाम और ईसाइयों के लिए क्यों नहीं? तो वो यदि आप सारा विस्तार पूर्वक कहेंगे तो लगता है ये बातें बेहतरीन है, करना चाहिए। आप तीसरी बात ये है कि बेरोजगारी और रोजगार का जो प्रश्न है वो ऐसा है कि प्रतिवर्ष छात्र शिक्षा अध्ययन के बाद पास आउट होते हैं, ये संख्या कभी कम होने वाली नहीं है। हर साल छात्र लाखों की संख्या में आते हैं। इसलिए केवल रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए जो व्यवस्थाएं शासन की तरफ से राज्य और केंद्र की सरकारों की ओर से की जा रही हैं, तो उनका जो है तरीका यदि सही है या गलत है, इसके ऊपर बात करने का विषय है। ये काउंटिंग से काम नहीं चलता। अब मेरे पास सर्टिफिकेट है लेकिन मेरी योग्यता नहीं है,
तो क्या सरकार मेरे घर पे आके मुझे नौकरी देगी क्या? आप जो है यदि आप अच्छे हैं तो कैंपस सिलेक्शन ही हो जाता है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं। लेकिन सुरेश शर्मा जी, हर किसी के लिए तो पॉसिबल नहीं है ना कैंपस सिलेक्शन हो जाना। नहीं तो पर हर किसी के लिए ये संभव भी नहीं है कि हमने इस देश को केवल नौकरी करने वालों का देश थोड़े न बनाना है, हमको रोजगार देने वालों का देश भी बनाना है। आप आजादी के बाद से हमारे देश की शिक्षा प्रणाली और हमारे देश के अंदर केवल आदमी नौकरी ही करेगा ये मानसिकता बैठा दी, क्योंकि शासकीय नौकरी में भ्रष्टाचार की संभावनाएं असीम होती हैं, इसलिए कोशिश की जाती है कि शासकीय नौकरी लगो। आप जो है रोजगार क्यों नहीं करते, रोजगार के कारोबार क्यों नहीं करते, उसके हाथ से 5 लोगों को आप रोजगार देंगे, तो ये आपकी मानसिकता देश में डेवलप क्यों नहीं? मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ अपनी बात रोकूंगा कि हम एक जमाने में LIC का एडवर्टीजमेंट देखा करते थे कि कर बचाइए कर बचाइए, तो उसमें ये हम लोगों ने, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि आप कर बचाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका हो गया? आप ये क्यों नहीं कहते कि आप देश के विकास में के कारण जो है इसके अंदर भागीदार बनिए? आज वो भाषा बोली जाने लगी है, तो आप देश के विकास के लिए बातें करिए, आप रोजगार देने वाले बनने की मानसिकता इस देश में युवाओं में क्यों नहीं भरी जा रही? तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिनके बारे मानसिकता इस तरफ भी होनी चाहिए कि आप रोजगार देने वाले बने, ये जरूर बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए कदम उठाने की जरूरत भी है। मैं लौटूंगी आपके पास। प्रेरणा, आपका जो सवाल था वो सवाल आप जरूर लीजिएगा, लेकिन अगर मैं उम्मीदवारों को, अगर मैं प्रत्याशियों की मजबूती समझने की कोशिश करूं, त्रिकोणीय जो मुकाबला है उसको समझने की कोशिश करूं, तो कौन कितना मजबूत फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है? बता देती हूँ आपको कीर्ति, 1.5 लाख का बेस तो सारे प्रत्याशियों के पास है, ये अंदर की बात है। हालांकि उसके ऊपर कौन कितना बना पाता है अपना वोट, ये बड़ी चुनौती है। गणेश सिंह के सामने चुनौती ये है, 4 बार सांसद रहे हैं। मैहर क्षेत्र में जब हमने दौरा किया तो वहाँ पर लोगों की अच्छी खासी नाराजगी गणेश सिंह को लेकर सामने आई थी। अब वहीं सिद्धार्थ कुशवाहा की हम बात कर लें, सिद्धार्थ कुशवाहा को लोकसभा चुनाव का अनुभव नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी के सामने, ये एक बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी बात ये कि विंध्य क्षेत्र से भी कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है। क्या ये समीकरण बिगाड़ सकता है कांग्रेस पार्टी का, ये देखना होगा। नारायण त्रिपाठी इस बार चुनौती इसलिए है, अब कोई ये भी कह सकता है विधानसभा चुनाव में नारायण त्रिपाठी को बहुत कम वोट मिले थे, लेकिन उस वक्त बात ये थी कि नारायण त्रिपाठी ने अपनी खुद की नई पार्टी बनाई थी, विंध्य जनता पार्टी, और उसके भरोसे चुनावी मैदान में उतरे थे। इस बार बसपा, जो कि नारायण त्रिपाठी ने ज्वाइन की, उसके बाद बसपा से वो चुनावी मैदान में अब नजर आएंगे और सांसद का चुनाव लड़ेंगे। ब्राह्मण वोट बैंक पूरी तरह ये माना जा रहा है उनके साथ हो सकता है, क्योंकि लगभग 2 लाख के आसपास का वोट बैंक बसपा का है उस क्षेत्र में। और अगर ऐसा होता है तो नारायण त्रिपाठी खुद भी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कीर्ति कि मैहर क्षेत्र में इस बार त्रिपाठी बहुत मजबूत हैं। अब सतना के आसपास की हम बात कर लें, क्योंकि पूरा लोकसभा पड़ता है, मैहर भी इसी में आती है, तो अब सतना के आसपास हम बात कर लें, सिद्धार्थ कुशवाहा क्योंकि सतना से खुद ही जीत चुके हैं, इस हिसाब से भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी पीछे नजर आ रही है। लेकिन अब आगे के समीकरण क्या बनते हैं, क्योंकि बीजेपी बार बार ये दावा करती है कि हम पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, और अगर ऐसा होता है तो क्या एक बार फिर से सतना की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जता के गणेश सिंह को दिल्ली तक पहुंचाती है, देखना होगा कीर्ति। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण रहेगा। और वाणी अहलूवालिया जी, मैं इस पर आपका रिएक्शन भी लेना चाहूंगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो चुनाव मोदी जी के भरोसे पर ही है, क्योंकि मोदी जी ने 2047 का रोड मैप दिया है। हम मोदी जी के काम करने की शैली जानते हैं, तरीका जानते हैं और गति भी जानते हैं, और वो अगले चुनाव के पहले, रिजल्ट्स आने के पहले ही 100 दिन का रोड मैप रख देते हैं। तो आपके प्रधानमंत्री ने, आप लोग हमारे देश के लिए, हर क्षेत्र के लिए उन्होंने अगले कितने 25 वर्षों का रोड मैप रख दिया है। इट इज रेडी। 2047 विकसित भारत का चित्र ही नहीं, एक प्लान, एक योजना, उसको सफलतापूर्वक उसको जमीनी तौर पर उतारने का रोड मैप रेडी है। पर मैं 2 चीजों पर टिप्पणी करना चाहूंगी। एक तो मेरे काबिल विद्वान भाई ने जो टिप्पणी की इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, मैं आपको जानकारी अब ठोस देना चाहती हूँ कि लगभग 16 कंपनियों की स्क्रूटनी हो रही है, और उसमें से 63% जो बॉन्ड है विपक्षी पार्टीज के पास है, भाजपा के पास नहीं है। कांग्रेस को 1461
करोड़ ठीक है, रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से हट करके हम अपने मुद्दे पर एक बार फिर से शिफ्ट होंगे। मैं माफी चाहूंगी आपसे अभिनव जी, अभी जिस तरह से हमने सुना है कि क्या समीकरण जमीन पर नजर आ रहा है, और जिस तरह से प्रेरणा ने भी जिक्र किया कि लोकसभा का उतना एक्सपीरियंस नहीं है, और अभी वीणा जी को हमने सुना, उन्होंने कहा कि 100 दिन का पहले से ही लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं हम। भगवान श्री राम सद्बुद्धि देते हैं। अगर बेरोजगारों के लिए अगर 100 दिन का क्या 10 दिन में ही अगर कोई रिजल्ट निकाल सकते, पेपर लीक के मामले सुलझा सकते, महंगाई कम कर सकते, 5 महीने से 1 लाख अतिथि शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिली है मध्य प्रदेश में, अगर ये सब कर सकते तो मैप बहुत अच्छा होता मोदी जी का। लेकिन अब मोदी जी पूरे तरीके से फेल हो चुके हैं। मोदी जी को जनता समझ चुकी है, जनता बहुत जबरदस्त रिजल्ट देने वाली है। ये आने वाले 4 जून को पूरे तरीके से सफाया हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 400 सीटें आएंगी, 500 सीटें आएंगी, ये 150 सीटों के अंदर सिमट के रह जाएंगे। मतलब कि राहुल गांधी का जो बयान था, आप भी उससे पूरी तरह से सहमत नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 150 सीटों पर सिमट जाएगी, आप भी कह रहे हैं कि 150 सीटों पर सिमट जाएगी। अब कौन कितना सिमटता है, कौन कितना फैलता है, ये तो 4 जून को हम सभी देख लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।